नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। सवाल इंडिया का में आज आपको बताएंगे कई सारी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत हम यहां पर करते हैं रकुल प्रीत सिंह से जुड़ी हुई खबर से। फिल्म अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह को ईडी का समन मिला है और टॉलीवुड ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग केस में यहां पर ईडी ने इनको समन भेजा है और रकुल प्रीत सिंह से 19 दिसंबर को अब इस मामले में पूछताछ जो है वो की जाएगी। इस मामले में आपको बताएं, टॉलीवुड के कई सितारों से पूछताछ हो चुकी है और अब रकुल प्रीत सिंह को यहां पर समन किया गया है और 19 दिसंबर को इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो रकुल प्रीत से जुड़ा हुआ ये एक बड़ा अपडेट है। यहां पर आपको बताएं, फिल्म अभिनेत्री है रकुल प्रीत सिंह और ईडी का समन अब इनको मिला है यहां पर। और ये जो मामला है ये टॉलीवुड ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग केस का ये मामला है जिसमें ईडी ने इनको समन किया है। हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए इस पूरे मामले के बारे में और इसमें किस तरह से रकुल प्रीत को जो है वो देखा जा रहा है और उनको अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देखिए, बेसिकली काफी पहले एक ड्रग सिंडिकेट पकड़ा था और ड्रग सिंडिकेट को लेकर ये बात सामने आई थी जिसमें कई सारे टॉलीवुड के एक्ट्रेस जो है शामिल हैं। तो उस मामले में लोकल पुलिस ने केस दर्ज किया था और उसके बाद ये जांच शुरू की गई थी, जिसमें कई जो तमिल एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस के नाम सामने आए थे। इसके बाद फिर इसी मामले को लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और ईडी इस केस की लगातार जांच कर रही है। ईडी ने भी कई टॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्टर से पूछताछ की इस मामले में। तो इसी मामले को लेकर रकुल प्रीत सिंह का नाम भी सामने आया था और उनको अब 19 दिसंबर को इसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है कि उनका जो नाम आया है, क्या उनकी भूमिका है, किस तरह से उनका नाम सामने आया और क्या उनका रोल है। इसको लेकर अब ईडी उससे पूछताछ करेगी। उनके खिलाफ कुछ इस तरह के सबूत मिले हैं जिसमें उनके शामिल होने की बात सामने आई है और कुछ उनके कनेक्शन मिले हैं जो आरोपी हैं उनसे। तो उनका एक्चुअल रोल क्या होगा ये तो पूछताछ के बाद तय होगा, लेकिन फिलहाल 19 दिसंबर को ईडी उनसे पूछताछ करेगी। और मुकेश, यहाँ पर सिर्फ रकुल प्रीत सिंह को ही बुलाया गया या और लोग भी हैं जिनसे पूछताछ जो है यहाँ पर अब होनी है? देखिए, इस केस में पहले कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिसमें कई तमिल एक्टर्स हैं और कुछ एक्ट्रेस भी हैं। उनसे पूछताछ पहले हो चुकी है और इसी कड़ी में अब रकुल प्रीत सिंह को बुलाया गया है और अब उनसे इस केस में पूछताछ होगी। हालांकि उनका एग्जैक्ट रोल क्या है ये तो ईडी के अधिकारी पूछताछ के बाद तय करेंगे और क्या उन पर एलिगेशन है, क्या वो विटनेस हैं, ये सारी बातें पूछताछ के बाद ही साफ होंगी। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अब जब पूछताछ होगी तो और ज्यादा जो है स्थिति यहाँ पर स्पष्ट होगी कि किस तरह से यहाँ पर रकुल प्रीत को इस मामले में देखा जा रहा है। फिलहाल इनको समन किया गया है और 19 तारीख को इन्हें बुलाया गया है। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 60 पहुंच गई है। छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 56 हो चुकी है और कल तक मृतकों की संख्या 40 थी और ये नंबर अब यहां पर बढ़ गया है। अब कई लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं और कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने की भी खबर है। वहीं छपरा के बाद अब सिवान के भगवानपुर में भी जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मरने वालों में 3 लोग भगवानपुर के ब्रह्मस्थान गांव के हैं, जबकि एक दूसरे गांव का जो व्यक्ति है वो है और वहां आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। मनीष कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष जी, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले ही छपरा के मामले को लेकर जो है काफी यहाँ पर हंगामा हो रहा था। अब ये दूसरी जो खबर आई है यहाँ पर निकलकर सिवान की, इसको लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, सिवान में भी जो घटना हुई है वो यही है कि लोगों ने जो शराब पी थी वो जहरीली पाई गई है और जिसके कारण जो है उनकी मौत हुई है। अब तारीख बात यह है कि जहरीली शराब पी के लोग मरते थे, मर भी रहे हैं और शायद आने वाले दिनों में मरते भी रहेंगे, लेकिन चूंकि अभी पूरा स्पॉटलाइट इतना ज्यादा है कि जो पहले होती थी छोटी मोटी घटनाएं या कुछ लोग मरते थे तो उसे वो अनरिपोर्टेड होता था, लेकिन अभी जो है मामले जैसे ही प्रकाश में आ रहे हैं, ग्रामीण हो या जो स्थानीय पुलिस है वो तुरंत जो है वो उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, जिसके कारण ये घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। और सिवान में भी जो है ये नहीं मालूम चला है कि वो लोकल सिंडिकेट है, क्योंकि जो छपरा की घटना है, जो शराब बेचने वाले थे उनकी भी मौत हो गई, जो जिनके माध्यम से वो बेचते थे उन लोगों में भी कई लोगों की मौत हुई और उसके बाद में धरपकड़ हुई है। तो कम से कम 100 से ऊपर लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं।
लेकिन सिवान की घटना में अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। ताबिश, तो मनीष जी, पुलिस का कुछ कहना है इसके बारे में कि ये इनके पास आई कहां से शराब, कौन लोग हैं इसके पीछे जो यहाँ पर शराबबंदी के दौरान भी शराब इस तरह से बेच रहे हैं जहरीली? देखिए, पुलिस ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो भी शराब के धंधे में या जिन लोगों ने इस बार शराब मुहैया कराया था, ये वही लोग हैं जो वहां पर अवैध कारोबार में लगे हुए लोग हैं। लेकिन शायद शराब बनाने में, जो पुलिस का कहना है कि शराब बनाने में उन्होंने इतनी ज्यादा मिलावट की जिसके कारण लोगों के पीने से इतनी ज्यादा मौत हुई है। लेकिन हाँ, उनका कहना है कि अभी इस मामले की जांच चल रही है। अगले कुछ घंटों में हो सकता है कि इस मामले में भी कोई धरपकड़ हो। ताबिश, शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो आप देखिए, जहरीली शराब से 60 लोगों की मौत पर बिहार विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। बीजेपी के विधायकों का प्रदर्शन जारी है। बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार ने बीजेपी पर पलटवार किया। नीतीश ने कहा कि बीजेपी ने भी शराबबंदी का समर्थन किया था और अब विरोध कर रही है। नीतीश कुमार ने शराब से जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवजा देने से इनकार किया है और साथ ही ये भी कहा कि जहरीली शराब से मौतें दूसरे राज्यों में भी होती रही, लेकिन वहां इस खबर को दबा दिया जाता है। जहरीली शराब का बोल रहा है, जरा बताइए, बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा, तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। और तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह कहीं नहीं छापते हो बिहार में? अरे तब तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो मरोगे। इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। और नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए यह सब बात ठीक नहीं है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का कहना है कि वास्तव में मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार हो गया है। देखिए, वास्तव में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। सरकार छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस के डर से दूसरे जगहों पर जाकर अपने शवों को जला दिया है। लोग डरे हुए हैं, दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। और ये भी समाचार है कि जो जहरीली शराब है वो थाने में जो शराब जब्त की गई थी, उसी जब्त की भी शराब का इस्तेमाल किया गया था जहरीली शराब बनाने में। और ये वही इलाका जहाँ 6 महीना पहले भी 17 लोगों की मौत हुई। तो छपरा जिले के मसरक और बगल का इलाका कोई पहली बार नहीं है और खुलेआम वहां पर शराब बिक रही थी। तो आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? और मुख्यमंत्री अगर कहते कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए। बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने भी इस घटना को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उनका क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है बिहार बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव। 50 लोग मर चुके हैं जहरीली शराब पीने से। सर, क्या कहेंगे आप? सर, अरे 50 लोग ही नहीं, 100 से अधिक लोग प्रभावित हैं। 52 लोगों का सूची हम लोगों को प्राप्त हुआ है। ये संख्या बढ़ेगी, अंधापन का शिकार हो गए। और कोई पहली घटना थोड़ी है। इस तरह की घटना 17 घटनाएं विभिन्न जगहों पर जहरीली शराब से लोग मर चुके हैं। जो बयानबाजी हुई है, क्या कहेंगे? बोले कि शराब अगर पिएंगे इस तरह से लोग तो मौत होगी। अरे वो तो कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, तो पीने क्यों दे रहे हैं आप क्यों नहीं उसको रोक रहे हैं? बिहार की जनता मरते रहे, इसके लिए आपको बिहार की जनता ने नहीं बैठाया है। आपको लगता है कि शराबबंदी फेल हो गई है? सर, बिल्कुल 100% शराबबंदी फेल है। इस नीति को फिर से विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये गंभीर मामला है। माननीय मुख्यमंत्री इसको गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। हंसी मजाक मत उड़ाइए, माफ नहीं करेगी बिहार की जनता।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब जयपुर पहुंची है और यहां पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधा मानिए चलते हैं। अगर कुछ बोलना चाहें हम उनको डरा कर चुप नहीं करते हैं। और प्रेस वाले बोलना चाहे तो हम बिल्कुल नहीं डराते हैं, वो तो आप जानते हैं। शादाब अहमद। राहुल जी, सबसे पहले तो 100 दिन पूरे करने पर आपको बधाई। और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आप कन्याकुमारी से चले और राजस्थान तक आए, इसमें 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस अपोजिशन में है और राजस्थान ऐसा अकेला स्टेट है जहां पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट है। तो इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिला? आप लोगों से मिले हैं, वहाँ पर भी खूब लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ पर भी आपके लोगों से बातचीत हुई है। जो स्कीम्स हैं उसको लेकर और जो वहाँ पर जो अपोजिशन में जो भी चीज़ें थी उसमें क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है? सबसे पहले मुझे जमीन से एक बात समझ आई, और ये तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक, कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का जो सपोर्टर है, उसके कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं, और सिर्फ हमारी पार्टी के लोग नहीं, मतलब आम नागरिक भी बहुत, मतलब कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो देखने को मिला हर स्टेट में। जो आपने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा। केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है। बट भयंकर रिस्पांस है, इमोशनल रिस्पांस है, प्यार भरा रिस्पांस है सब जगह। यहां पे 2-3 योजनाओं के बारे में लोग मुझे कहते हैं और आम नागरिक कह रहे हैं। एक ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। दूसरा जो यहाँ पे शहरी मनरेगा शुरू किया है, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, उसके बारे में भी लोग काफ़ी कह रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो चलते हुए लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है थोड़ी सी, या फ्लोराइड। आज लोगों ने मुझे कहा कि उनके गांव में फ्लोराइड का पानी है, तो ऐसी शिकायतें तो आती है, वो तो सब जगह आती हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। नवज्योति से गुणेंद्र शर्मा। शिकायत नहीं। नवज्योति से गुणेंद्र शर्मा। हेलो राहुल जी, ये आपके क्या है कि 4 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं और सभी मंत्री सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। अभी जो हाल में घटनाक्रम हुआ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब अगले 1 साल में सरकार रिपीट के लिए क्या किया जाएगा? और इसी में एक सवाल है, जयराम रमेश जी ने कल कहा, एक सवाल प्लीज, एक सवाल। बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आपने सवाल कर दिया, सवाल का जवाब देंगे। आपने सवाल कर दिया, एक सवाल। तो देखिए, चुनाव का प्रेडिक्शन आप लोग करते हो, आप लोग जानते हो, मगर मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मतलब अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है। जो मैंने पहले कहा, अगर हमने, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोअर लेवल के लीडर्स हैं, उनका अच्छी तरह प्रयोग किया, तो हम चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, अगर उनको हमने सही जगह दे दी तो यहाँ पे भयंकर जीत होगी, स्वीप होगा। तो वही मेन इशू है। राष्ट्रदूत से योगेश शर्मा। राहुल जी, आप कह रहे हैं रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, निश्चित तौर पर सड़क पर बहुत सारे लोग आपको देखने सुनने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी अनिर्णय की स्थिति होती है। 80 दिन पहले आला कमान के निर्णय के खिलाफ जाकर समानांतर विधायक दल की बैठक होती है, उसमें प्रभारी के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, आप 3 नेताओं को नोटिस देते हैं, 80 दिन बाद उस पर निर्णय नहीं होता। उसी दिन विधायक इस्तीफा देने गए थे, उन इस्तीफों पर कोई निर्णय नहीं होता। और सवाल कीजिए प्लीज, सवाल कीजिए। ये अनिर्णय की स्थिति कब तक रहेगी? कोई निर्णय की स्थिति नहीं है, बड़ा क्लियर है।
ये आपको मतलब ये थोड़ा थोड़ा होता रहता है पार्टी में, हमारी पार्टी में होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैनिक भास्कर डिजिटल से गोवर्धन। अगर आप कंट्रोवर्सी चाहते हैं मुझसे पूछिए, मैं कंट्रोवर्सी करा सकता हूं आपके लिए, थोड़े आपके बिकेंगे अखबार, नो प्रॉब्लम। गोवर्धन जी, भैया मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खारगे जी हैं, आप ये सवाल उनसे पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल का जवाब मिल गया है। फिर से दोहरा देता हूं, खारगे जी से पूछिए। टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर से जॉय चंद। सर मेरा क्वेश्चन है, ये कांग्रेस में क्या है, कुछ नेता लोग बोलता है ये कोई नेता चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, a lot of attrition in the Congress. So what you are planning to stem this tide of people leaving Congress and joining other parties and BJP poaching them? Where is the tide? Last I heard, Congress won in Himachal Pradesh. You're not congratulating us for that. No, we are. How come you? तो राहुल गांधी को आप देख रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा जयपुर पहुंची है और यहाँ पर पत्रकारों से वो मुखातिब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान का मुद्दा गर्माता जा रहा है। बीजेपी ने आज दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया। तेजस्वी सूर्या की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारे लगाए। बिलावल भुट्टो ने गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का राग अलापने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था और विदेश मंत्री ने कहा कि ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने वाला और पड़ोसी देश की संसद पर आतंकी हमला कराने वाले देश यहां आकर उपदेश न दें। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एनडीटीवी से कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दिया है। पाकिस्तान एक नाकाम राज्य है और इन सब बातों से पीएम की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो यही कहना चाहती हूं कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया है, वो केवल एक दिवालिये देश को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि वो अपने मानसिक दिवालियेपन का भी परिचय दे रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति अगर इस तरह की बात का प्रयोग करे, शब्द का प्रयोग करे, पद से जिम्मेवारी नहीं आती, चरित्र का हिस्सा होती है जिम्मेवारी। और बहुत लोग बिना पद के जिम्मेवार बातें करते हैं और बहुत लोग पद पे बैठकर भी गैर जिम्मेदार बातें करते हैं। प्रधानमंत्री को शरीर से लगता है कुछ नुकसान होगा जिस तरह के इन सब बातों से। एक पंजाबी में कहावत है, शायद पाकिस्तान में लोगों को समझ आएगी, कौवा ते कहते टोरनी मरते। तो लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब आपको तेजस्वी सूर्या और अनुराग ठाकुर का इसको लेकर क्या कहना था वो भी दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के एक फ्रस्ट्रेटेड नेता है। इनके इर्रेस्पॉन्सिबल बयान को हम घोर निंदा करते हैं एंड वी डिमांड हिम टू अपोलोजाइज टू द होल नेशन। कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी पाकिस्तान के बी टीम जैसे भारत में काम कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये देश के गौरव के बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी प्रधानमंत्री जी का सम्मान रखने का, सम्मान करने का काम विश्व स्तर पर हम सब करने का जिम्मेदारी हर भारतीयों का है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही नापाक था, शर्मनाक था और ये प्रयास था कि 1971 में आज ही के दिन जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धूल भारतीय सेना ने चटाई थी, शायद उसका दर्द उनको अभी तक है और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है
और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए गए। दिल्ली के साकेत कोर्ट में श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कल यानी शनिवार को सुनवाई होगी। वहीं श्रद्धा के पिता मुंबई में भयंदर वसई विरार के नए पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे से मिले, जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने कहा कि वो आफ्ताब की जमानत याचिका का कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह आश्वासन मिला है कि मामले की निष्पक्षता से जांच होगी। मेरी बेटी ने जो 2020 में नवंबर 2020 में जो कंप्लेंट की थी, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। उसी बारे में मैंने उनसे कंप्लेंट की है कि वो हमें बैंक डिक्लेरेशन के लिए मुझे शायद आगे चल के केस के लिए काम आएगी, इसके लिए मैंने ये कंप्लेंट दी है। आज आफ्ताब की ओर से जमानत के लिए स्पेशल एप्लीकेशन की गई है, लेकिन पुलिस ने आश्वस्त किया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस उनको जमानत के लिए अनुमति नहीं देंगी। जो नवंबर 2020 में विकास वाड़कर जी का कहना है कि श्रद्धा ने एक कंप्लेंट की थी तुड़िंज पुलिस स्टेशन में, तो उसके संदर्भ में भी वसई विरार पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की है। अभी नए पुलिस आयुक्त ने कहा मैं उसमें भी 2 दिन के अंदर पूरा जांच कर लूंगा। पंजाब में भगवंत मान सरकार लोगों से किए हुए वादों पर कैसे काम कर रही है, इसी पर बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया ला रहा है एक विशेष कॉन्क्लेव साडा पंजाब इस शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की जानी मानी शख्सियतें। तो इस 17 दिसंबर को देखना मत भूलिए साडा पंजाब दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर।